इंसानी फितरत की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि वो उसी सच पर भरोसा करता है जो उसे दिखाया जाता है। हम एक ऐसे तिले इल्यूजन में जी रहे हैं जिसे हम अपनी आजादी समझते हैं। आप सुबह उठते हैं, चाय का घूंट भरते हैं, अखबार पढ़ते हैं और रात को सुकून से सो जाते हैं, ये सोचकर कि दुनिया वैसी ही है जैसी आपकी खिड़की के बाहर दिखती है। लेकिन ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। हकीकत वो नहीं जो आप देख रहे हैं, हकीकत वो है जो आपसे छुपाया जा रहा है। आपकी आंखों के सामने एक अदृश्य पारदर्शी कांच की दीवार, ग्लास वॉल खड़ी कर दी गई है। आप दीवार के उस पार नहीं देख सकते, लेकिन उस पार बैठे लोग, वो सफेद पोश राक्षस आपको देख रहे हैं। वो आपके हर फैसले, आपकी हर सोच, आपके बैंक अकाउंट, यहां तक आपके बच्चों के भविष्य को अपनी उंगलियों पर नचा रहे हैं। इतिहास गवाह है कि सच को दफनाने के लिए पहले साम्राज्य ने पुस्तकालय जलाए। नालंदा से लेकर बगदाद तक ज्ञान को राख में मिला दिया गया, लेकिन 21वीं सदी का तरीका बदल चुका है। आज इमारतों में आग नहीं लगाई जाती, आज सर्वर वाइप किया जाता है। आज सच बोलने वालों को फांसी नहीं दी जाती, उनका चरित्र हनन, कैरेक्टर असेसनेस किया जाता है। उन्हें समाज की नजरों में पागल और अपराधी बना दिया जाता है ताकि जब वो सच बोले तो कोई उन पर यकीन ना करे। जेफरी एडवर्ड एप्स्टीन, ये नाम सिर्फ एक अपराधी का नहीं है, ये उस बीमारी का नाम है, उस कैंसर का नाम है जो हमारे लोकतंत्र के फेफड़ों में, हमारे बैंकिंग सिस्टम के नसों में और हमारी सुरक्षा एजेंसियों के दिमाग के आखिरी स्टेज तक फैल चुका है। दुनिया उसे एक अय्यास मानती है, लेकिन आज हम साबित करेंगे कि वह अय्यास नहीं, बल्कि आधुनिक इतिहास का सबसे बड़ा जासूस और डाटा कलेक्टर था। आज हम आपको कोई सुनी सुनाई साजिश नहीं बताएंगे, आज हम सबूतों के उन टुकड़ों को जोड़ेंगे जिन्हें सिस्टम ने मिक्सर में पीस कर बहा दिया था। अमेरिका के व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस से लेकर पाकिस्तान के शाही महलों तक, इजराइल की खुफिया बंकर से लेकर भारत के बौद्धिक गलियारों तक और समुद्र के नीचे बने सुरंग से लेकर आपके जेब में रखे मोबाइल फोन के सॉफ्टवेयर तक, ये जाल आपकी सोच से कहीं ज्यादा गहरा है। आज इस वीडियो को देखने के बाद जब आप आईने में खुद को देखेंगे तो आपको अपनी आजादी एक झूठ लगेगी। ये द एंड ऑफ इनोसेंस है। ये वो पल है जब पर्दा गिरेगा और नंगी हकीकतें आपके सामने खड़ी होगी। क्या आप उस हकीकत का सामना करने के लिए तैयार हैं? किसी भी अपराध की जांच का सबसे पुराना, सबसे क्रूर और सबसे सटीक नियम है फॉलो द मनी। पैसे का पीछा करो, क्योंकि इंसान झूठ बोल सकता है, गवाहों को खरीदा जा सकता है, फाइलें एक्सीडेंट में जल सकती है, लेकिन पैसा पैसा हमेशा अपने पीछे पंजों का निशान छोड़ता है। और एप्स्टीन के मामले में यह निशान हमें एक ऐसी जगह ले जाता है जहां आपकी कल्पना से परे है। जेफरी एप्स्टीन की शुरुआत देखिए। 1970 के दशक में वो एक साधारण कॉलेज ड्रॉप आउट था, एक फेल हुआ मैथ का टीचर जिसने एक स्कूल में पढ़ाना शुरू किया जहां से उसे खराब प्रदर्शन के लिए निकाल दिया गया। 1980 में वो लगभग कंगाल था, उसकी कोई पहचान नहीं थी, लेकिन 1990 आते आते ये आदमी अचानक $500 मिलियन, करीब 4000 करोड़ रुपए का मालिक बन गया। ये चमत्कार कैसे हुआ? एप्स्टीन कोई प्रोडक्ट नहीं बनाया, उसने बिल गेट्स की तरह कोई सॉफ्टवेयर नहीं लिखा, एलन मस्क की तरह कोई रॉकेट नहीं बनाया, उसके पास कोई फैक्ट्री नहीं थी, कोई गोदाम नहीं था। उसका प्रोडक्ट अदृश्य था, उसका व्यापार था ब्लैकमेल। लेकिन दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों को ब्लैकमेल करने का साम्राज्य खड़ा करने के लिए भी सीड कैपिटल, शुरुआती लागत की जरूरत होती है। वो पैसा कहां से आया? उसे फंड किया लेस वैक्सनर ने, ओहायो का सबसे अमीर आदमी, विक्टोरिया सीक्रेट और द लिमिटेड ब्रांड्स का मालिक, एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपनी मेहनत से एक खुदरा साम्राज्य खड़ा किया।
लेकिन 1991 में वैक्सनर ने ऐसा कानूनी दस्तावेज साइन किया जिसने वॉल स्ट्रीट के वकीलों के होश उड़ा दिए। उसने एप्स्टीन को अनलिमिटेड पावर ऑफ अटर्नी सौंप दी। समझिए इसका मतलब क्या है। ये कोई साधारण पावर ऑफ अटर्नी नहीं थी। इसका मतलब था एप्स्टीन वैक्सनर की पूरी दौलत, उसकी जायदाद, उसके बैंक अकाउंट्स, उसकी कंपनियों के शेयर्स, सब कुछ बिना वैक्सनर से पूछे बेच सकता था, खरीद सकता था या किसी को ट्रांसफर कर सकता था। एप्स्टीन को वैक्सनर की वित्तीय आत्मा का मालिक बना दिया गया था। फॉरेंसिक ऑडिटर्स आज भी हैरान है। एक अरबपति जिसने अपनी पाई पाई जोड़कर दौलत कमाई, वो एक अनजान कॉलेज ड्रॉप आउट और संदिग्ध चरित्र वाले इंसान को अपनी तिजोरी की चाबी क्यों देगा? यह इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकता, यह दोस्ती नहीं हो सकती। क्रिमिनल साइकोलॉजी की भाषा में इसे प्रोटेक्शन मनी कहते हैं। वैक्सनर डर रहा था, उसे अपनी जान या अपनी साख का खतरा था, और एप्स्टीन वो आदमी था जो उस डर को मैनेज कर रहा था। लेकिन पैसा जब इतनी बड़ी मात्रा में इधर से उधर होता है तो उस बैंकिंग सिस्टम से गुजरना पड़ता है, और यहां प्रवेश होता है दुनिया के सबसे बड़े बैंक का। जेपी मॉर्गन चेस डच बैंक, एप्स्टीन के बैंक रिकॉर्ड्स जो अब लीक हो चुके हैं, एक बेहद अजीब पैटर्न दिखता है। उसने अपने अकाउंट से बार बार कैश निकाला, लेकिन रकम हमेशा $10,000 से कम होती थी, कभी 9,900, कभी 9,800। बैंकिंग और मनी लॉन्ड्रिंग की सबसे आसान तरीका है बचने का। इसे तकनीकी रूप से स्ट्रक्चरिंग या स्मूफिंग कहते हैं। अमेरिका का कानून कहता है $10,000 से ऊपर के किसी भी ट्रांजैक्शन रिपोर्ट सरकार को देनी पड़ती है। एप्स्टीन यह जानता था। वो जानबूझकर सिस्टम के रडार के ठीक नीचे उड़ रहा था। वो नहीं चाहता था किसी भी सरकारी एजेंसी की नजर उस पर पड़े। बैंक के सॉफ्टवेयर ने रेड अलर्ट दिया था। उनके अपने कंप्लायंस ऑफिसर ने मैनेजमेंट को चेतावनी दी थी। ये पैसा ह्यूमन ट्रैफिकिंग और संदिग्ध गतिविधियों में लग रहा है। लेकिन बैंक के मालिकों ने, टॉप एग्जीक्यूटिव्स ने उस अलार्म को मैन्युअली बंद कर दिया। उन्होंने कहा इसे जाने दो, यह हमारा वीआईपी क्लाइंट है। 2023 में जब यह बात कोर्ट में खुली तो जेपी मॉर्गन ने चुपचाप $290 मिलियन का हर्जाना भरा। सवाल पूछिए अपने आप से, अगर बैंक ने कुछ गलत नहीं किया, अगर वो अनजान थे तो उन्होंने बिना केस लड़े 2400 करोड़ रुपये हर्जाना क्यों भरा? ये जुर्माना नहीं था, ये हस मनी चुप रहने के पैसे थे। आपकी और हमारी नजरों से सच को छुपाने की कीमत थी। एप्स्टीन सिर्फ पैसों के लिए काम करने वाला ब्लैकमेलर नहीं था, वो उससे कहीं बड़ा था। वो एक स्टेट एसेट, सरकारी संपत्ति था, और इसका सबसे बड़ा सबूत मिला 1980 की एक भूली बिसरी पुलिस रेड में। पुलिस को एप्स्टीन की तिजोरी से एक पासपोर्ट मिला था। पासपोर्ट ऑस्ट्रिया का था, उस पर फोटो एप्स्टीन की ही थी, लेकिन नाम एप्स्टीन नहीं था, हॉजर। और उस पासपोर्ट पर जो वीजा स्टैंप लगा था, उसने इंटेलिजेंस एजेंसीज के कान खड़े कर दिए। वो स्टैंप था सऊदी अरब का। एक यहूदी अमेरिकन एक नकली नाम, नकली पासपोर्ट के साथ 1980 के दशक में सऊदी अरब के राजनयिक गलियारे डिप्लोमेटिक कॉरिडोर में क्या कर रहा था? उस दौर में यह असंभव था। यह कनेक्शन तेल और हथियार का है। खुफिया रिपोर्ट्स और खोजी पत्रकारों की मानो तो एप्स्टीन के तार दुनिया के सबसे बड़े और कुख्यात हथियार सौदागर अदनान खुशोगी के सर्कल से जुड़े थे। एप्स्टीन अमेरिका और खाड़ी देशों के बीच एक बैक चैनल बना हुआ था। वो काम करता था जो ऑफिशियल डिप्लोमेट्स नहीं कर सकते थे। वो हथियार की डील करवाता था, वो सीक्रेट मैसेज पहुंचाता था। इंटेलिजेंस ट्रेड क्राफ्ट, जासूसी का कला। क्लासिक उदाहरण है, इसे लेजेंड कहते हैं। एक जासूस की तैयारी की गई
नकली पहचान जिसे भेदना नामुमकिन हो। और इस खेल में उसका बॉस कौन था? उसकी पार्टनर, जिसे दुनिया उसकी प्रेमिका समझती थी, घिसलीन मैक्सवेल। लेकिन हकीकत में वो उस हैंडलर थी। और उसके पिता रॉबर्ट मैक्सवेल ब्रिटेन के मीडिया टाइकॉन थे, लेकिन उनकी वफादारी कहीं और थी। वो इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के सुपर स्पाई माने जाते थे। जब रॉबर्ट मैक्सवेल की रहस्यमय मौत हुई, वो अपनी यॉट से समुद्र में गिर गया, तो उन्हें लंदन नहीं लाया में दफनाया गया। उनका शरीर इजराइल ले जाया गया, यरूशलेम में माउंट ऑफ ओलिव पर, जहां उनका अंतिम संस्कार एक नेशनल हीरो की तरह हुआ। वहां इजराइल के 6 पूर्व और वर्तमान खुफिया प्रमुख ने उन्हें सलामी दी। क्या ये महज एक संयोग है? एप्स्टीन उसी फैमिली को, बिजनेस को आगे बढ़ा रहा था। अगर आपको अब भी शक है तो एक तस्वीर को याद कीजिए जो इंटरनेट से बार बार हटाई जाती है। न्यूयॉर्क के करागे की शर्त दी, एप्स्टीन का घर और एक आदमी जो आधा चेहरा मफलर से स्कॉर्प से छिपाकर अंदर घुस रहा था। वो कोई मामूली चोर नहीं था, वो थे अहद ब्राक, इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री, मिलिट्री चीफ, एक न्यूक्लियर पावर देश का पूर्व लीडर, एक रजिस्टर्ड सेक्स ऑफेंडर के घर में मुंह छिपाकर क्या बिजनेस डिस्कस कर रहा था। ब्राक ने बाद में सफाई दी कि वो व्यापारिक मुलाकात थी, लेकिन फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये बिजनेस पैसों का नहीं, ये बिजनेस स्टेट सीक्रेट का था। एप्स्टीन मोसाद के लिए दुनिया का सबसे बड़ा हनी ट्रैप चला रहा था। वो जानकारी इकट्ठा कर रहा था ताकि जरूरत पड़ने पर दुनिया की किसी भी सरकार को घुटने पर लाया जा सके। और सबसे डरावनी बात यह, जासूसी अब पुरानी फाइलों तक सीमित नहीं है, ये आपके फोन तक पहुंच चुकी है। एप्स्टीन ने हदब्राक की जिस कंपनी में लाखों डॉलर लगाए थे उसका नाम है कार्बाइन 911। ये कंपनी क्या करती है? ये कंपनी अमेरिका और दुनिया भर की इमरजेंसी सर्विसेज 911 को कॉल हैंडलिंग सॉफ्टवेयर देती है। ये दावा करती है ये आपकी जान बचाने के लिए है, लेकिन इसकी तकनीक आपके फोन के कैमरे, माइक्रोफोन और रियल टाइम लोकेशन को एक्सेस कर सकती है, वो भी आपके जानकारी के बिना। इसका मतलब समझिए, एक ब्लैकमेलर मोसाद का एजेंट का पैसा उस सिस्टम में लगा था जो आज अमेरिका और कई अन्य देश के हर नागरिक को ट्रैक कर रहा है। ये ब्लैकमेल अब बेडरूम से निकलकर आपके स्मार्टफोन तक आ गया था। ये साइबर स्पॉन्जी का सबसे बड़ा सबूत है जिसे मेन स्ट्रीम मीडिया ने जानबूझकर दबा दिया। एप्स्टीन मर गया, लेकिन उसका डिजिटल ढांचा आज भी जिंदा है और शायद आपको सुन रहा है। ये जाल सिर्फ पश्चिम का नहीं था, इसकी जड़ें एशिया और मिडिल ईस्ट में भी उतनी ही गहरी थी। एक तस्वीर है जो एशिया की राजनीति में भूचाल ला सकती है, जिसे बार बार दबाया गया। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और गैसलीन मैक्सवेल। हमें यहाँ बहुत फॉरेंसिक और निष्पक्ष होने की जरूरत है। इमरान खान पर एप्स्टीन के किसी क्राइम में शामिल होने का कोई प्रत्यक्ष सबूत नहीं है, उनका नाम फ्लाइट लॉग में नहीं है, लेकिन यह तस्वीर एक्सेस पहुंच का सबसे बड़ा सबूत है। इमरान खान की पूर्व पत्नी, जिसको कुछ लोग जमीमा भी बोलते हैं, कुछ लोग जमाइमा भी बोलते हैं, आप कंफर्म कर लीजिएगा, एक बहुत प्रभावशाली परिवार से थी, मैक्सवेल परिवार, और गोल्ड स्मिथ एक ही ग्लोबल एलीट सर्कल का हिस्सा थे। यह साबित करता है कि मोसाद और मैक्सवेल का नेटवर्क दुनिया के फ्यूचर लीडर, भावी नेताओं को स्कैन कर रहा था, चाहे वो लंदन का महल हो, न्यूयॉर्क का पेंट हाउस हो या इस्लामाबाद का पावर कॉरिडोर। वो हर उस इंसान के करीब था जो भविष्य में पावर में आने वाला था। इसे इंटेलिजेंस की भाषा में एसेट कल्टीवेशन कहते हैं। वो दोस्ती करते हैं, राज जानते हैं और फिर उस राज को तिजोरी में रख लेते हैं सही वक्त के लिए। भारत भी इस मकर जाल से अछूत नहीं था। एप्स्टीन की कुख्यात लिटिल ब्लैक बुक में भारत के अपराधी नहीं बल्कि बुद्धिजीवी
इंटेलेक्चुअल थे, नोबेल विजेता, बड़े वैज्ञानिक। आखिर एप्स्टीन भारतीय वैज्ञानिक में दिलचस्पी क्यों ले रहा था? यही वो सवाल है जो आज तक किसी ने नहीं पूछा। फॉरेंसिक पैटर्न बताता है एप्स्टीन सिर्फ नेताओं को नहीं बल्कि दुनिया के इंटेलेक्चुअल कैपिटल, बौद्धिक संपदा को कैप्चर करना चाहते थे। वो जानता था कि भविष्य सिर्फ राजनीति का नहीं, डेटा और साइंस का है। वो दुनिया के सबसे तेज दिमागों को अपने इन्फ्लुएंस में रखना चाहता था ताकि वो विज्ञान की दिशा बदल सके। अब हम उस हिस्से की ओर बढ़ रहे हैं जो इस कहानी को एक क्राइम थ्रिलर से निकालकर साई-फाई हॉरर बना देता है। एप्स्टीन का असली नशा ये लड़कियां नहीं थी, उसका असली नशा था यूनिजेक्स, नस्ल सुधार, ट्रांसह्यूमनिज्म मतलब अमरता। न्यू मैक्सिको में उसका एक बहुत बड़ा रांच था, जीरो रांच। वहां उसने एक अजीबोगरीब प्लान बनाया था। वो चाहता था कि एक बार में 20 महिलाओं को प्रेग्नेंट किया जाए और उन सभी बच्चों का पिता वो खुद हो। अपना डीएनए पूरी दुनिया में फैलाना चाहता था। वो खुद को एक बायोलॉजिकल भगवान समझता था जो मानव जाति को शुद्ध करेगा। उसका पागलपन सिर्फ यही नहीं रुका, वो मौत को भी धोखा देना चाहता था। उसका सपना था क्रायोनिक। वो चाहता था कि मरने के बाद उसके सिर, उसका प्रजनन अंग, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन लिक्विड नाइट्रोजन में फ्रीज कर दिया जाए। उसका मानना था भविष्य की टेक्नोलॉजी से वो वापस आ सकता है। सवाल यह है, क्या उसका डीएनए कहीं फ्रीज रखा है? क्या डीएनए में किसी सीक्रेट लैब में एप्स्टीन का भविष्य पल रहा है? ये विचार ही रोंगटे खड़े करने के लिए काफी हैं। अब चलते हैं उस आइलैंड पर, लिटिल सेंट जेम्स, जिसे स्थानीय लोग पेडोफाइल द्वीप कहते हैं। हमने उस घर का आर्किटेक्चरल ब्लूप्रिंट को स्टडी किया है और एक बहुत डरावनी, रोंगटे खड़े कर देने वाली डिटेल सामने आई है। मसाज रूम की दीवारें साधारण ईंट की नहीं थी, जिनमें ऑक्स्टिक पैडिंग, साउंड प्रूफिंग लगी थी। साउंड प्रूफिंग म्यूजिक स्टूडियो में होती है, बेडरूम में नहीं। उसने दीवारें इतनी मोटी क्यों करवाई? ताकि अंदर की चीख बाहर ना जा सके। ये अय्याशी का घर नहीं था, ये एक साउंड प्रूफ टॉर्चर चेंबर था। और दीवारों पर लगे शीशे, विक्टिम्स ने बताया कि कमरों में बहुत बड़े बड़े शीशे थे। फॉरेंसिक आर्किटेक्ट्स का मानना है कि वो साधारण शीशे नहीं बल्कि टू वे मिरर थे, जैसे पुलिस पूछताछ कक्ष में होते हैं। एप्स्टीन शायद हमेशा कमरों में नहीं होता था, वो दीवार के पीछे बैठा होता था, अंधेरे में कैमरा के साथ रिकॉर्डिंग बटन पर उंगली रखे हुए। वो सिर्फ शोषण नहीं कर रहा था, वो एविडेंस, सबूत बना रहा था। वो दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों की वो फिल्में बना रहा था जिनकी दम पर वो उन्हें नचा सके। वो टेप्स कहाँ है? एफबीआई की रेड से ठीक पहले आइलैंड पर एक सीमेंट मिक्सर देखा गया था। वहां कोई घर नहीं बन रहा था, तो सीमेंट क्यों? आप सोचिएगा ठंडे दिमाग से। अमेरिका या इजराइल ऐसे ही सुपर पावर नहीं बना हुआ है। ये सब ब्लैकमेल का धंधा करके बना हुआ है। लोगों को, पूरी दुनिया की सरकार को ये ब्लैकमेल करके कंट्रोल कर रहा है आज भी। एक्सपर्ट्स का मानना है हार्ड ड्राइव्स और सीडी को जलाया नहीं गया, उन्हें कंक्रीट के ब्लॉक में जमा दिया गया और समुद्र की गहराई में फेंक दिया गया। आग से डेटा बच सकता है, लेकिन समुद्र की गहराई में जमे कंक्रीट से नहीं। यह सबूत मिटाने का मिलिट्री ग्रेड तरीका है। हमने सिर्फ नर्क का एक दरवाजा देखा है, जबकि समुद्र के नीचे शायद पूरा कब्रिस्तान छिपा है। 10 अगस्त 2019, मेट्रोपॉलिटन करेक्शनल सेंट्रल, न्यूयॉर्क, दुनिया की सबसे सुरक्षित जेलों में से एक। सुबह खबर आती है एप्स्टीन ने सुसाइड कर लिया। लेकिन फॉरेंसिक साइंस कहानियों पर नहीं, लाशों पर भरोसा करती है, और लाश चीख चीख कर कुछ और ही कह रही थी। डॉक्टर माइकल बार्डेन, अमेरिका के सबसे प्रसिद्ध पैथोलॉजिस्ट, ने एप्स्टीन की पोस्टमार्टम का रिव्यू किया। एप्स्टीन के गले की हड्डी 3 जगह से टूटी थी। मेडिकल साइंस का डेटा कहता है फांसी लगाने पर यह हड्डी खासकर एप्स्टीन के उम्र में शायद ही कभी टूटती है।
ये हड्डी तब टूटती है जब किसी का गला पीछे से दबाया जाता है। स्ट्रेंगुलेशन उसकी आंखों में नसों का फटना था। ये क्लासिक निशानी है गला घोंटने की, लटकने की नहीं। बॉडी बता रही थी कि यह हत्या है, लेकिन रिपोर्ट पर मोहर लगी सुसाइड की। उस रात जेल के कैमरे अचानक खराब क्यों हो गए? जो दो गार्ड्स उसकी निगरानी कर रहे थे वो एक साथ कैसे सो गए? और उसके सेलमेट जिसने कहा था एप्स्टीन की जान को खतरा है, उसे उस रात वहां क्यों हटा दिया गया? कुत्ते का खामोश रहना बताता है कि कातिल कोई बाहरी नहीं था, कातिल कोई अपना था, वर्दी वाला, कोई ऐसा जिसे सिस्टम पहचानता था। एप्स्टीन का मरना सिस्टम का फेल्योर नहीं था, एप्स्टीन का मरना सिस्टम का सक्सेस था। यह एक क्लीन अप ऑपरेशन था। और सबसे बड़ा सबूत, एप्स्टीन की मौत के ठीक 2 दिन बाद 12 अगस्त को उसके एक गुप्त ऑफशोर अकाउंट से लाखों डॉलर ट्रांसफर हुए। मुर्दे पासवर्ड टाइप नहीं करते, डेड मैन शूज था। उसने मरने से पहले सिस्टम सेट किया था। अगर वो लॉग इन नहीं करेगा तो पैसा अपने आप मूव हो जाएगा। वो पैसा आज भी सिस्टम में घूम रहा है, शायद उसी काम के लिए एप्स्टीन जिसके लिए जिया था। जेफरी एप्स्टीन की कहानी एक विकृत दिमाग की कहानी नहीं है, ये एक उस ढांचे की है कहानी जो आपके ऊपर राज करता है। उसका काम था दुनिया के नेताओं को फंसाना और फिर उन्हें कंट्रोल करना। वो एक सुपर स्पाई था जिसे मॉन्स्टर का मुखौटा पहनाया गया था ताकि आप असली खेल को ना देख सके। आज जिन लुइक बर्नौल एप्स्टीन के साथी भी जेल में संदिग्ध हालत में मर चुका है। वो गवाह गायब है, टेप्स गायब हैं, लेकिन एक चीज वो भूल गया, सच पानी में डूबी हुई लकड़ी की तरह होता है। आप उसे जितना दबाओगे वो उतनी ही तेजी से ऊपर उछलेगा। वो सीमेंट में दबी हुई हार्ड ड्राइव्स, वो गायब हुए टेप्स आज भी कहीं ना कहीं मौजूद हैं, शायद किसी क्लाउड सर्वर पर जिसे एक पासवर्ड का इंतजार है। ये वीडियो सिर्फ एक डॉक्यूमेंट्री नहीं है, ये एक रेफरेंस पॉइंट है। जब भी कोई आपको कहे कि दुनिया सीधी सादी है, उन्हें ये वीडियो दिखाइएगा, क्योंकि सच आप कंक्रीट के नीचे नहीं, आपके स्क्रीन पर है। मैं हूं इकबाल और मेरा मकसद आपको डराना नहीं, जगाना है। क्योंकि जिस दिन वो ब्लैक बुक पूरी खुलेगी, उस दिन दुनिया की आधी सरकारें गिर जाएंगी। हम उस दिन का इंतजार कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम इस नेटवर्क के डार्क वेब सर्वर और साइबर स्पॉन्जी की और गहरी खुदाई करें तो कमेंट्स में लिखें द रीसेट। इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि खामोश रहना जुर्म का साथ देना है। हिंदुस्तान जिंदाबाद।